ओके। तो आज की क्लास में हम लोग एलएलपी वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। थोड़ा सा बीच में आपको थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी, बट ओवरऑल बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको एलएलपी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसका वेटेज माना सिर्फ 5 मार्क्स का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से यूजुअली अभी तक, अब देखो फ्यूचर एकदम एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि क्या आएगा क्या नहीं, बट पिछले 4 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। अब यूजुअली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी 5 मार्क्स का ही पूछेगा, बट यू नेवर नो आईसीएआई। अगर इस बार उसने बाजी पलट दी तो, अगर उसने बाजी पलट दी और ज्यादा मार्क्स का पूछ लिया तो यू नेवर नो। बट पिछले 4 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी ये ऑप्शनल में आता है। इसका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में आता है, आप स्किप कर सकते हो। तो आप बोलोगे मैम नहीं पढ़ते ना, ये चैप्टर छोड़ देते हैं ना, क्या जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। द आंसर इज नहीं, आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में बता रही हूँ, एलएलपी इज एवरीथिंग। आज मुझे, मतलब मैं जो अपनी पर्सनल क्लासेस चलाती हूँ, हमारे सूरजपुर में 1 to 11 की क्लासेस है। क्लास 1 to 11 की कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग क्लास है। अब उसको हमें प्रॉपर, अभी तक वो पार्टनरशिप में चल रहा था ऐसे ही। अब हमें उसको प्रॉपर फंडिंग लेनी थी, हमें उसको बढ़ाने के लिए, तो हमें उसको प्रॉपर ग्रो करना था। तो हमने सोचा एक प्रॉपर लीगल एंटिटी बनाते हैं उसको। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, भाई प्राइवेट कंपनी बनाए कि एलएलपी बनाए। पता है हमने सोचा नहीं नहीं, एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी। तो आज के जमाने में लोग इतना एलएलपी बनाना प्रेफर कर रहे हैं। आप जब सीए बन जाओगे ना, आपको पता है आप खुद की भी एलएलपी बनाओगे। पहले के जमाने में लोग, जैसे मान के चलो एक सीए को एक सीएस को पार्टनरशिप करना है, तो पहले लोग पार्टनरशिप प्रेफर कर रहे थे। 2 सीए को पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, मतलब ऑफिस खोलना है आपको खुद का। मान के चलो आपको जॉब नहीं करनी है, आपको जॉब नहीं करनी है, आपको खुद को ऑफिस खोलना है, और वो भी पार्टनरशिप में खोलना है। मान के चलो आपका जो हस्बैंड वाइफ है, वो सीए निकल गया। अब आपके आपके हस्बैंड को और आपको, यानी कि दोनों मियाँ बीवी को पार्टनरशिप में सीए की फर्म खोलनी है। तो पता है आप पार्टनरशिप के जगह एलएलपी बनाना प्रेफर करोगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्यों? वो मैं अभी इस चैप्टर में आपको बताऊंगी। एलएलपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई आज के जमाने में। आप खुद भी देखना, फ्यूचर में आपको कभी ना कभी एलएलपी बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये ऐसी चीज है जो आपके सीए बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, हम एलएलपी बनाए कि कंपनी बनाए, हम एलएलपी बना दोगे क्या हमारी। तो एलएलपी के बारे में एक सीए को पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता होगा ना, तो पीपल विल बी लाइक, भाई तू सीए कैसे बन गया, भाई तू सीए कैसे बन गया बिना एलएलपी के बारे में जाने। और मैं आपको बताऊं, भले इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, लेकिन एलएलपी के बारे में आप सिर्फ फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो, ना इंटर में पढ़ने वाले हो, ना फाइनल में पढ़ने वाले हो। तो ये लास्ट मौका है आपके पास एलएलपी के बारे में जानने का, एज अ लाइक जनरल नॉलेज, जो आपके लाइफ में हमेशा काम आएगी। एलएलपी के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ये लास्ट मौका है आपको एलएलपी के बारे में पढ़ने का। इंटर में नहीं पढ़ोगे, फाइनल में नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल काम में। लेकिन प्रैक्टिकल काम में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको खुद की भी एलएलपी बनानी पड़ सकती है। आप भी अगर पार्टनरशिप प्रेफर करोगे, सीए का जब ऑफिस खोलोगे, तो आप एलएलपी बनाना प्रेफर करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैडम ऐसा मत सोचना कि क्योंकि इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचना। एलएलपी एक ऐसी चीज है जो बीइंग कॉर्पोरेट फील्ड में, एक आप कॉमर्स करियर में हो, कॉर्पोरेट फील्ड में हो, इस चीज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये लास्ट मौका है आपके पास एलएलपी के बारे में नॉलेज गेन करने का। इसके बाद आपके में नहीं रहेगा। तो प्लीज इस चैप्टर को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ो। हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले जब रिवीजन करोगे तो उसको कम भाव देना, बाकी चैप्टर्स को ज्यादा भाव देना। लेकिन अभी जब पढ़ रहे हो ना, तो शिद्दत के साथ पढ़ना, नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़ना, कि मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को कुछ नया पता चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर एलएलपी एक्ट 2008। स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छे से शिद्दत से पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़ोगे। तो एलएलपी एक्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग अबाउट इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, पार्टनरशिप का मीनिंग, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, क्या क्या करने पड़ता है एलएलपी को, वाइंडिंग अप यानी एलएलपी को बंद कैसे किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। और याद है मैंने आपको एक डिफरेंस बिटवीन पेंडिंग कराया था। अच्छा, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन पेंडिंग कराया था ना, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, वो भी देख लेंगे आज। ठीक है,
आई होप ये आपने रिवीजन का स्केड्यूल नोट डाउन कर लिया है और राइटिंग प्रैक्टिस का भी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें दी गई हैं कि ये आया कब, ये एक्ट आया, एलएलपी एक्ट है 2008। अरे मैडम अभी अभी 2008, आपके पैदा होने के बाद? हाँ, आपके पैदा होने के बाद अभी अभी आया है, पुराना लॉ नहीं है ये। जैसे सोगा 1930, वो तो 1930 का लॉ था, आजादी के भी पहले। अरे हाय अल्लाह, आजादी के भी पहले, हाँ आजादी के भी पहले। लेकिन ये जो एलएलपी एकदम ताजा ताजा नया नया एक्ट है, अभी आपके पैदा होने के बाद आया है, 2008। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ मैडम? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मान के चलो कि आपको अगर एकदम अपने नेबर में जाना है, अपने नेबर वाले घर में जाना है, तो आप साइकिल प्रेफर करोगे या फिर पैदल जाना प्रेफर करोगे? अगर आपको मान के चलो कैलाश नगर से कहाँ आना है, कैलाश नगर से आपको कहाँ जाना है, सर के कोचिंग जाना है, तो आप क्या टू व्हीलर प्रेफर करोगे? टू व्हीलर, टू व्हीलर या फिर स्कूटी, या टू व्हीलर स्कूटी में ही आ गया ना, अरे मतलब स्कूटी टू व्हीलर में ही आ गया ना, कोई भी टू व्हीलर प्रेफर करोगे? अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, अगर आपको राजनांदगांव से आसपास की कोई जगह जाना है, तो थोड़ा लंबा रास्ता है, आप कार वार प्रेफर करोगे? और अगर मान के चलो आपको छत्तीसगढ़ से बैंगलोर जाना है, आप ट्रेन वगैरह प्रेफर करोगे? आपको इंडिया से दुबई जाना है, आप फ्लाइट प्रेफर करोगे? मैडम ये क्या बता रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास अलग 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 नीड्स के लिए अलग अलग व्हीकल्स हैं कि अगर यहाँ से दुबई जाना है, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको एकदम बाजू में जाना है, बाजू वाले नेबर के घर में जाना है, भई आप हेलीकॉप्टर नहीं लेके आओगे, आप साइकिल में जाओगे, आप पैदल जाओगे, ठीक है? अगर आपको पास में कहीं जाना है, आप टू व्हीलर प्रेफर करोगे। द थिंग इज़ कि हर नीड्स के लिए अलग-अलग व्हीकल्स होती है, अलग-अलग ज़रिया होता है। पहले क्या होता था, अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपके पास या तो सिर्फ साइकिल का ऑप्शन है या तो डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप बोलोगे भैया फ्लाइट भी नहीं चाहिए, फ्लाइट कुछ ज्यादा महंगा हो जा रहा है, साइकिल भी नहीं चाहिए, साइकिल बहुत ज्यादा स्लो है, दोनों में दिक्कत है। भैया हमको कुछ बीच का चाहिए, हमको कुछ बीच का चाहिए जिसमें थोड़ा सा इसका भी हो फीचर, थोड़ा सा इसका भी हो फीचर। अब आप बोल रहे हो भैया ना साइकिल में हमारा बात बनेगा ना फ्लाइट में बात बनेगा, फ्लाइट तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा महंगा हो गया, और साइकिल तो कुछ ज्यादा स्लो है भैया, भले वो सस्ता है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है। तो एक चीज बहुत ज्यादा कम हो जा रही है, एक चीज बहुत ज्यादा ज्यादा हो जा रही है, बीच का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, बीच का कोई जरिया नहीं है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? दिक्कत जाएगी ना। यही प्रॉब्लम हो रही थी हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में ना क्या तो डायरेक्ट बोला कि सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस करना है, अच्छा धंधा करना है, ठीक है हम आपको फॉर्म्स बता रहे हैं क्या क्या आपके पास, क्या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, क्या तो पार्टनरशिप बना लो, नहीं तो डायरेक्ट कंपनी बना लो। भैया कंपनी बनाना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। कंपनी समझ लो ये फ्लाइट है और ये बना लो ये साइकिल है, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बहुत नीचे गिरा हुआ है। क्यों नीचे गिरा हुआ है? पहली बात, ये लीगल एंटिटी होता नहीं अपने आप में। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। मेंबर्स की लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्लस सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप का अपने आप में कोई लीगल स्टेटस होता नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ है समझ लो। हम आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं तो डायरेक्ट बोल रहे हैं डायरेक्ट कंपनी बनाओ। अरे भाई कंपनी भी नहीं बनाना है इतना, कंपनी में ना बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, कंपनी में ना बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, आरओसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है बार-बार। मैंने आपको बताया था ना एक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप कंपनी बना लो ना, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ऐसे नज़र रखे रहती है, कंपनी क्या कर रही है। आपको अपने हर एक सेकंड की डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। अच्छा शेयर इश्यू किया, गवर्नमेंट को बता दो। अच्छा डायरेक्टर अपॉइंट किया, गवर्नमेंट को बता दो। अच्छा इस साल कितना रिजल्ट आया, गवर्नमेंट को बता दो। तो इसमें ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, कंप्लायंस बहुत करना होता है, तो पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, पैसा, 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 कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है कंपनी को बनाने का, कंपनी को बंद करने का। तो भैया हमें कुछ बीच का रास्ता बताओ ना यार, क्या तो आप बोल रहे हो क्या तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, क्या तो बोल रहे हो डायरेक्ट कंपनी बना लो, नहीं मुझे फ्लाइट में भी नहीं जाना, मुझे साइकिल में भी नहीं जाना, मुझे कुछ बीच का रास्ता चाहिए, बीच का रास्ता चाहिए। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंडिया में आया एक नया बॉडी, जिस बॉडी का नाम है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत लेट आया पता है, एलएलपी जब भारत में आया ना उससे पहले ही बहुत सारी कंट्रीज में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में एलएलपी का कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुका था। इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ एलएलपी।
इंडिया से पहले अलग-अलग देशों में ऑलरेडी एलएलपी का कांसेप्ट आ चुका था। बहुत लेट आया, पता है, चलो चलो ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। 2000 इसीलिए ये 2008 में आया फर्स्ट टाइम एलएलपी का कांसेप्ट आया 2008 में। और उसके बाद पता है इतनी सारी एलएलपी बनी है, इतनी सारी एलएलपी, इवन लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर करके एलएलपी बनाए हैं, लोग कंपनीज को भी कन्वर्ट कर करके एलएलपी बनाए हैं, इतनी एलएलपीज बनी है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब एलएलपी जो है ना, दोनों का मिक्सचर है। एलएलपी जो है ना, वो पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है। पार्टनरशिप में दिक्कत क्या थी? भाई ये लीगल एंटिटी नहीं है, तो हमने एलएलपी को लीगल एंटिटी का स्टेटस दे दिया। पार्टनरशिप में क्या दिक्कत थी कि यहाँ पर ना मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो यहाँ हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कर दी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ तो नाम से ही समझ में आ रहा है एलएलपी 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप की जो दिक्कत थी वो भी हमने यहाँ सॉल्व कर दी। और कंपनी में क्या दिक्कत थी? कंपनी में ये प्रॉब्लम थी कि भैया बहुत सारा कंप्लायंस है, बहुत सारा कंप्लायंस है, खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी। हमने एलएलपी को बोला भैया तुम कम खर्चे में बन जाओगे, तुम्हारे ऊपर उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा जितना कंपनीज के ऊपर रहता है, तो तुम्हारे ऊपर कम कंट्रोल रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आई? हाँ मैडम, समझ में आ गई। तो इसीलिए आया एलएलपी का कंसेप्ट, जो कि आपका मिक्सचर है किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी का। तो एलएलपी एक प्रकार से दोनों को मिक्स करके बना दिया गया, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर लिया, पार्टनरशिप का अच्छा अच्छा फीचर लिया, कंपनी का अच्छा अच्छा लिया फीचर, उसको जैसे भेल बनाने के लिए ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं ना, थोड़ा सा मुर्रा डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा मिक्सचर डाला, फिर प्याज डाला, कांदा डाला, और उसको ऐसे 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 मिक्स करके मस्त भेल बन के आ गई ना। तो एलएलपी भी ऐसा ही है, हमने पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, उसको डाला, और कंपनी के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, उसको मिक्स किया, भेल रेडी है। तो इसी तरह से आपका है एलएलपी का कंसेप्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून शाश्वत। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो एलएलपी है, ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था लागू? प्रेसिडेंट, आपको पता है इंडिया में कानून कैसे बनता है? इंडिया में कानून कैसे बनता है? पहले लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देता है। 11वीं 10वीं तक हिस्ट्री सिविक्स में पढ़े होगे, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देता है तो हमारा कानून बन जाता है। तो ये वाला कानून को प्रेसिडेंट ने कब अप्रूवल दिया था? 7 जनवरी 2009 में। मैडम ये एप्लीकेबल किसको किसको है? होल ऑफ इंडिया में। पहले जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तो ये सारे कानून होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होते थे। बट क्योंकि अब आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अब ये कानून भी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट में 81 शेड्यूल्स है, सॉरी 81 सेक्शंस है, और 4 शेड्यूल्स है। अब 4 शेड्यूल्स जो है, 4 शेड्यूल कैसे कैसे है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 4 शेड्यूल है। सबसे फर्स्ट शेड्यूल में, मतलब जब हमें किसी एक्ट में एडिशनल कोई लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, करनी रहती है, तो हम उसको ऐसे शेड्यूल बना के दे देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। क्या दिखाऊं? IMC है ना? यस, MCA। तो ये हमारी एमसी की वेबसाइट है। अब एक छोटी सी बात मैडम, बात कैसी है? बात ऐसी है कि आपको पता है इस बॉडी के बारे में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसी तरह से हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो है पूरा कंपनीज का देखरेख करती है, पूरा कंपनीज को एडमिनिस्टर करती हैं। अब सवाल ये उठता है एलएलपीज को कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो द थिंग इज कि वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई एमसीए को। तो एमसीए इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कंपनीज एज वेल एज एलएलपी। तो जितनी भी एलएलपीज है ना, वो सारी भी एमसीए के द्वारा गवर्न होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर जो मैंने आपको एमसीए सर्विस में जाके दिखाया था, यहाँ पर देखो एलएलपी ई फाइलिंग, एलएलपी की भी सर्विसेज ये एमसीए ही प्रोवाइड करता है। जैसे एलएलपी ई फाइलिंग, एलएलपी सर्विसेज, देखो एलएलपी सर्विसेज मिल गई। आपको नेम सर्च करना है, फाइंड एलएलपी नेम। आपको देखना है क्या कोई मेरे नाम से एलएलपी है कि नहीं? चलो ठीक है, किसी के नाम से सर्च करते हैं। इशिका एजुकेशन, चलो सर्च करते हैं। प्लीज सिलेक्ट सर्च क्राइटेरिया। ठीक है भैया, इज एंड विद कंटेन्स एनीवेयर।
नो मैचेस फाउंड, इस नाम से कोई एलएलपी नहीं है। चलो इस अब किसी और के नाम से सर्च करते हैं। एक्सेल नाम से सर्च करते हैं। एक्सेल। ये देखो, एक्सेल नाम से कितनी सारी एलएलपीज़ है, आ गई। एक्सेल नाम से कितनी-कितनी एलएलपीज़ है। सीएम एक्सीलेंस कंसल्टिंग इंडिया एलएलपी, एक्सेल फैब्रिकोट एलएलपी, डायनामिक एक्सेल वेल्थ क्रिएटर्स एलएलपी, कितनी सारी एलएलपीज़ हैं। ये तो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 करने से और भी बहुत सारी आ जा रही है। अच्छा, ये जो डिफंक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पता है? ये बोगस कंपनीज़ हैं। ये जो डिफंक्ट लिखा हुआ है ना बाजू में, मतलब ये लोग कंपनी चालू करके पैसा का हेर-फेर कर दिए हैं। ये लोग कुछ काम-धंधा नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये लोग काम-धंधा नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनका नाम रजिस्टर से हटा दिया। इसीलिए इनके नाम के आगे डिफंक्ट लिखा हुआ है। और जिनके नाम के आगे एक्टिव लिखा हुआ है, मतलब वो एट प्रेज़ेंट काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिव। ठीक है? तो इस तरह से आपको दिखा। तो मैम, कौन-सी गवर्नमेंट बॉडी एलएलपी को गवर्न करती है? किससे हमें एलएलपी बनवाना पड़ता है? द आंसर इज़ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर आपको एलएलपी बनाना है तो आपको किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। ठीक है? उसके नीचे जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको, मतलब बेसिकली व्हिच बॉडी गवर्न्स द एलएलपी? एमसीए। एमसीए इज़ द बॉडी, एमसीए इज़ द मिनिस्ट्री व्हिच गवर्न्स द एलएलपी एज़ वेल एज़ कंपनीज़। एमसीए ही कंपनीज को भी गवर्न करती है और एलएलपीज को भी गवर्न करती है। ठीक है? तो ये बात हुई आपकी फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है मैडम, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? एलएलपी जो है वो 4 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। अच्छा, मैं आपको बेयर एक्ट दिखा रही थी ना, यहाँ पर अगर अपन एक्ट और रूल्स में आ जाएँगे, एक्ट और रूल्स में आने के बाद हमें एलएलपी एक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बेयर एक्ट खोला है, एलएलपी एक्ट। बेयर एक्ट यानी गवर्नमेंट ने जो बेयर एक्ट यानी गवर्नमेंट ने जो एक्ट इश्यू किया है, एग्जैक्टली हूबहू वही। किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है उसमें, किसी का कुछ नहीं है। बेयर एक्ट यानी जो गवर्नमेंट का एक्ट है, जो गवर्नमेंट ने एक्ट इश्यू किया है वो। तो देखो कितने चैप्टर्स हैं, प्रीलिमिनरी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जैसे प्रीलिमिनरी में हमेशा 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। उसके बाद चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक है। उसके बाद चैप्टर 3 में 21 सेक्शन तक है। फिर चैप्टर 4 में 25 सेक्शन तक है। इसी तरह कितने चैप्टर्स हैं टोटल? देखो 10, 14 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शंस कितने हैं? 81 दिखे आपको? 81 हट चुका है। 81 सेक्शन से अब नीचे देखो, जहाँ सेक्शंस खत्म हो रहा है, ये क्या है? ये सारे चैप्टर्स है किसके? एलएलपी के। और ये बेयर एक्ट है सर, ये मैं आपको एमसीए की गवर्नमेंट की वेबसाइट में खोल के दिखा रही हूँ, ठीक है? और ये देखो, ये करंट वर्जन है अभी, ये करंट वर्जन है यानी अमेंडेड है। और लास्ट आपका एलएलपी कब अमेंड हुआ था? 2021 में, जो कि अभी अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हुआ है, जो कि मेरा टाइम में एप्लीकेबल नहीं था। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें अमेंडमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल होगा। ये सारा चैप्टर्स दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में देखो, यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल दिखा आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जी हाँ, इन्हीं चारों शेड्यूल की अपन बात कर रहे थे कि एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। और जो 4 शेड्यूल्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? देखो, ये है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन रिगार्डिंग मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट और सच मैटर्स। मतलब एलएलपी के केस में पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या होगी? एलएलपी और पार्टनर्स के बीच की आपस की राइट्स और ड्यूटीज क्या-क्या होगी? ये वाली बात लिखी हुई है कहां पर? शेड्यूल 1 में, कि पार्टनर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है, पार्टनर्स की क्या-क्या ड्यूटी है और एलएलपी की क्या ड्यूटी है। तो यहाँ पर शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी। पार्टनर्स के क्या राइट बनते हैं एक एलएलपी में? क्या उनका राइट बनता है प्रॉफिट शेयर करने का? यस। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? ये सारी बातें एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है। मैडम, कितने शेड्यूल है? ये एलएलपी एक्ट, ये बेयर एक्ट है, ये मैं आपको एमसीए की वेबसाइट में दिखा रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये बेयर एक्ट है। टोटल कितने? 81 सेक्शन है। 81 सेक्शन जब बने थे, अभी कुछ डिलीट हो चुके हैं, कुछ नए एड अप हो चुके हैं। उसके बाद कितने शेड्यूल्स है? 4 शेड्यूल्स है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है मैडम? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी। मैडम, सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? देखो, सेकंड शेड्यूल खोलता है, खुल गया। सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? मैम, क्या हम फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। नेकी और पूछ-पूछ, नेकी और पूछ-पूछ।
बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा पता है, जब मैं आपको कंपनीज़ एक्ट पढ़ा रही थी ना, तो आप इंटर में आगे जाओगे तो पढ़ोगे, इवन एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पार्टनरशिप को भी एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। भई अभी पटाखे कौन फोड़ रहा है? मेरे मोहल्ले के बच्चे बहुत इरिटेटिंग है। ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है हाउ टू कन्वर्ट अ फर्म इनटू एलएलपी। अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? उसके बाद थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है मैम? क्लिक करते हैं, खुल गया। थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? और उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, लास्ट फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर आपको एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो ये चार बातें लिखी हुई है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में। अच्छा मैडम, यहाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्यों लिखा है? क्या लिस्टेड कंपनी को अपन एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, लिस्टेड कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे आपको केसला वाला क्वेश्चन आ सकता है। Can a listed company be converted into LLP? The answer is no. You can only convert a partnership firm or प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। एक लिस्टेड कंपनी क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, आप उसको कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या बोल दिया मैडम? क्या बोल दिया? लिस्टेड कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, कोई चारा नहीं है, कोई तो चारा होगा ना कन्वर्ट करने का। तो वही बेसिकली बात ये है कि लिस्टेड कंपनी में पूरे लाखों करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आपको एलएलपी में कन्वर्ट करने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि एलएलपी में उतना गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। आप अगर लोगों का पैसा लेके भग गए तो इसीलिए आपको अगर कन्वर्ट होना है एलएलपी में, तो पहले आपको अपने आप को अनलिस्ट करना पड़ेगा। आप अपने आप को अनलिस्ट कर दोगे, उसके बाद येस यू कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी, बट अ लिस्टेड कंपनी कैन नेवर कन्वर्ट इनटू एलएलपी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ मैडम। तो इसी के साथ ये देख लो, ये शेड्यूल 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, शेड्यूल 2 में लिखा है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, और शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है। तो ये वाली बात लिखी हुई है 4 शेड्यूल में, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एलएलपी एक्ट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्री उसको एडमिनिस्टर करती है। देखो, ये बात आपको पता होना चाहिए कि भारत में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। आपको यूके का पता हो नहीं पता हो चलेगा कि वहां किंग होता है, वहां प्राइम मिनिस्टर होता है, यूएस में प्रेसिडेंट होता है, वहां का पता हो नहीं पता हो चलेगा। लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको पता होना चाहिए कि लॉ बनाने के लिए अलग लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें आते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं ये लोग, स्टेट लेवल पे अपना गवर्नर आ जाता है। तो हर काम, हर लॉ को एनफोर्स करने के लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है, हर लॉ को एनफोर्स करने के लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी सौंपी गई ये वाला एलएलपी को एडमिनिस्टर करने की? द थिंग इज एमसीए को। तो एमसीए इज द बॉडी विच रेगुलेट्स एलएलपी। आपको अगर एलएलपी बनानी है तो आपको एमसीए आरओसी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भी आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स वो उन्हीं को करना पड़ेगा। तो कौन सी बॉडी एलएलपी को गवर्न करती है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो सेंट्रल लेवल पे है ना, उसके बाद रीजनल लेवल पे आ जाता है रीजनल डायरेक्टर, उसके बाद स्टेट लेवल पे उसी का बच्चा आ जाता है आरओसी। तो आरओसी कुछ नहीं, एमसी का ही बच्चा है। एमसीए सेंट्रल लेवल पे है, आरओसी स्टेट लेवल पे होता है। तो आप एमसीए एंड आरओसी को जिम्मेदारी सौंपी गई टू एडमिनिस्टर एलएलपी। अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप अलग होती है, एलएलपी अलग होती है। भैया दोनों सेम नहीं है। पार्टनरशिप अलग होती है, एलएलपी अलग होती है। तो पार्टनरशिप के लिए वो एक्ट बना था, कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट एलएलपी के लिए अलग से कानून बना हुआ है, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008 ही एप्लीकेबल होता है एलएलपी को, पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैडम समझ में आई। अब यहाँ पर ना बकवास लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया आपको कि एलएलपी क्यों आया, क्या नीड थी एलएलपी को लाने की। तो यहाँ पर ना आपको बताया गया है
कि कैसे एलएलपी इंडिया में आया, कैसे एलएलपी का कंसेप्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या तो सिर्फ पार्टनरशिप थी, क्या तो कंपनी थी। हमें कुछ बीच का चाहिए था जिसमें पार्टनरशिप के भी अच्छे फीचर्स हो, जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का नुकसान भी ना हो और कंपनी जितना रिजिड स्ट्रक्चर भी ना हो। तो हमने बीच का एक ऑल्टरनेटिव व्हीकल लेके आया। जो बिजनेस फॉर्म्स होते हैं इनको हम बिजनेस व्हीकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। तो यहाँ पर आपको एक बात बोल दी गई कि एलएलपी क्या है, एक तरह का आपका ऑल्टरनेटिव है। बोलते हैं ना कि अरे यार ओप्पो मत लो, इसका एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रही हूँ, इसकी जगह वीवो ले लो। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मतलब इसकी जगह दूसरा। तो अगर आपको पार्टनरशिप नहीं बनाना है तो उसकी जगह अपन ने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ला दिया आपके लिए, क्या? एलएलपी। तो एलएलपी इज व्हाट? एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। एक बार रीड ले लेते हैं, एकदम जनरल बात लिखी गई है कि एलएलपी क्यों आया। The lawmakers envisage the need of bringing a new legislation for creation of LLP टू मीट द कंटेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इतनी बढ़ रही थी, एलएलपी का कंसेप्ट हमने लाया क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना था। अ नीड हैव बीन फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो जाता है, बहुत पुराना हो तो आदम जमाने का कंसेप्ट है, बहुत ही ट्रेडिशनल हो जाता है। पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑन वन हैंड एंड द स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। हमने बोला भैया हमें ना कुछ बीच का ऑल्टरनेटिव लाना था, हमें कुछ बीच का ऑल्टरनेटिव लाना था जो कि एकदम पार्टनरशिप भी ना हो, जिसमें अनलिमिटेड वाली प्रॉब्लम है वो भी ना रहे, और एकदम कंपनी जैसा रिजिड स्ट्रक्चर भी ना रहे। तो हमें कुछ बीच का लेके आना था। In order to enable professional expertise, entrepreneurship initiative, combine flexible, हमने एक फ्लेक्सिबल लाने का सोचा, फ्लेक्सिबल बॉडी, इनोवेटिव बॉडी, और उसी लिए एलएलपी एक्ट 2008 आया। उसके बाद एलएलपी इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्टरनेट corporate business vehicle. It provides the benefits of limited liability but allow its member the flexibility of organizing its internal structure as a पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अराइव्ड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एलएलपी है ना, ये बहुत ही शाना है। शाना मतलब पार्टनरशिप को बोला तेरे अच्छे अच्छे फीचर्स दे दे, कंपनी को बोला तेरे अच्छे अच्छे फीचर्स दे दे, और दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स को मिला करके मस्त भेल बना दिया। यहाँ पर क्या हुआ ना, पार्टनरशिप का ड्रॉबैक वाला चीज है ना कंपनी का ड्रॉबैक वाला चीज है। तो ये जो एलएलपी है ना, इसमें बेनिफिट पार्टनरशिप का भी मिल जाता है और कंपनी का भी बेनिफिट मिल जाता है। मिक्स्ड है ये, मिक्स्ड। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके में मम्मी और पापा के दोनों के फीचर्स होते हैं ना, वैसा। तो इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट। यहाँ पर बोला गया एक तो आपको ये लिमिटेड लाइबिलिटी का भी बेनिफिट मिल रहा है और आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी है, कंपनी के जैसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो दोनों का बेनिफिट मिल गया। इट enables entrepreneurs, professionals and enterprise providing services of any kind in scientific technical discipline to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। कोई भी एलएलपी बना सकता है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इवन दो डॉक्टर मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं, पता है? कोई भी एलएलपी बना सकता है। आपको जूते बेचने हैं मिल करके, आप दोनों को, प्रियांशी और श्रेया को मिलकर के जूते बेचने हैं, वो दोनों एलएलपी बना के बेच सकते हैं। ठीक है, owing to the flexibility in the structure, LLP is suitable vehicle for small enterprises for investment by venture capital। अब देखो, अगर आपको फंडिंग चाहिए, जैसे आप देखे होंगे शार्क टैंक में लोग गए थे फंडिंग लेने, उसके लिए उनको कंपनी बनानी पड़ी थी। आपको पता है स्टार्टअप क्या होता है? आपको पता है स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप सुने तो बहुत हो गए, सुने तो बहुत हो गए स्टार्टअप वर्ड। स्टार्टअप मतलब ऐसे कोई भी धंधा चालू कर दिया वो स्टार्टअप नहीं है। मैं अगर एक अपना ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती हूँ बाजू में, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ इनोवेशन लेकर के आ रहे हो। आप शार्क टैंक में देखे होगे जितने लोग अपना बिजनेस लेकर के आए थे शार्क टैंक में, सब कुछ ना कुछ नया कर रहे थे, कुछ तो भी नया कर रहे थे। ठीक है, इवन इफ वो खाना बेच रहे थे बट कुछ नए तरीके से बेच रहे थे, देयर वाज समथिंग न्यू इन दैट। तो वो होता है स्टार्टअप, और वो आपको स्टार्टअप
के लिए फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो है ना, हमारी मोदी गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में चाह रही है लोग कंपनी बनाएँ, लोग एलएलपी बनाएँ, लोग बिज़नेस चालू करें, लोग स्टार्टअप करें। तो स्टार्टअप को ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है इंडिया में। इंडिया में आज के ज़माने पे आप अगर स्टार्टअप करोगे तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, लो हम दे रहे हैं पैसा, हम दे रहे हैं फंडिंग, आप चालू करो। स्टार्टअप होने के लिए या तो आप पार्टनरशिप होने चाहिए, या तो आप एलएलपी होने चाहिए, या तो आप कंपनी होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी, तभी आपको स्टार्टअप का दर्जा दिया जाएगा, वरना नहीं। और प्रॉपर अगर आपको फंडिंग लेनी है ना, चलो ठीक है स्टार्टअप की फंडिंग छोड़ो, अगर आपको प्रॉपर वेंचर कैपिटल से, कई वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना जो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू पैसा लगाते हैं कंपनी में, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जानते हो ना, वेंचर जो लोग होते हैं वेंचरर्स, वो कंपनी को इनिशियल फंडिंग देते हैं, पैसा रिस्क लेकर के कंपनी में पैसा लगाते हैं जीरो लेवल पे। तो अगर आप एलएलपी बनाओगे तो आप फंडिंग उठा पाओगे। अगर आप एलएलपी, अगर आपका कोई लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, आपको जल्दी से कोई फंडिंग देगा ही नहीं। आपको जल्दी से कोई फंडिंग देगा ही नहीं। अभी आपका बिज़नेस ना बहुत स्मॉल लेवल पे है। अभी आपका बिज़नेस बहुत स्मॉल लेवल पे है। तो आपके लिए कंपनी भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, वो कंपनी बनाते हैं। आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्मॉल लेवल पे है, तो आप कंपनी भी नहीं बनाना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आपका बिज़नेस है नहीं, और पार्टनरशिप भी नहीं बनाना है। पार्टनरशिप बनाए तो फंडिंग-वंडिंग नहीं मिलेगी, तो आपको बीच का कोई ज़रिया चाहिए। तो लोग एलएलपी, ऐसे स्मॉल बिज़नेस वाले एलएलपी बहुत बनाते हैं। जैसे हमारा स्मॉल बिज़नेस है, तो हम एलएलपी प्रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्मॉल बिज़नेस वाले होते हैं, जिनके लिए ना ही पार्टनरशिप सही होता है, ना ही कंपनी, जिनको फंडिंग चाहिए होती है, वेंचर कैपिटल चाहिए होता है, वो लोग ना एलएलपी बनाना प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है कि एलएलपी इज़ अ सूटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। जो छोटे-छोटे एंटरप्राइज़ेज़ हैं, वो कंपनी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कंपनी बनाने में ना खर्चा बहुत आ जाता है। कंपनी में ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। तो इसीलिए स्मॉल बिज़नेस वालों के लिए एलएलपी बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। इन्वेस्टमेंट बाय और अगर उनको वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस केस में पार्टनरशिप को जल्दी से इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है, क्योंकि वो लीगल एंटिटी होती नहीं है। आप एलएलपी बना लोगे तो आपको आसानी से फंडिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो ये थी छोटी बेसिक बात अबाउट एलएलपी, जो आपको पता होनी चाहिए। आते हैं इन द मीनिंग एंड कांसेप्ट ऑफ एलएलपी। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ एलएलपी क्या है। एलएलपी कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसी पार्टनरशिप है, समझ लो हमने क्या किया, ये पार्टनरशिप है। अपने राजू, श्याम और रेंचो, ये एग्ज़ाम्पल मिस कर रहे थे कि नहीं, मैंने पार्टनरशिप में राजू, श्याम, रेंचो का इतना आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, और एक वो श्याम बाबूराव वाला भी, ठीक है? तो इसको तो भूले नहीं भुला सकते आप लोग। ये हुआ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं। तो आप मान के चलो पार्टनरशिप तो है, 3 पार्टनर साथ में मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ना 2 बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। एक याद करो, एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की दिक्कत, एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की दिक्कत कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। दूसरी, आप लोगों को एक मैंने माँ का कांसेप्ट पढ़ाया था, याद होगा तो, माँ, माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, माँ। याद आया क्या? किसी के दिमाग में क्लिक किया क्या? एक मैंने एमए एमए एक मैंने माँ का कांसेप्ट बताया था आप लोगों को। यस, कौन सा था माँ का कांसेप्ट? म्यूचुअल एजेंसी, परफेक्ट, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। म्यूचुअल एजेंसी का कांसेप्ट पढ़ाया था मैंने। म्यूचुअल एजेंसी के कांसेप्ट में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पार्टनरशिप का ना ये दिक्कत होता है कि कांड तू करे, सड़क पर लात मैं खाऊं, पर लात तू खाए पर गलती मेरी हो। याद आया कि अगर एक पार्टनर ने भी गड़बड़ी कर दी तो उसके कांड के लिए बाकी सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा दिक्कत था कि भैया पार्टनरशिप तो कर लूं, इसने चोरी कर दी तो अब तो भैया जिंदगी से विश्वास उठ चुका है, लोगों से विश्वास उठ चुका है, किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बात है, कोई भरोसा नहीं है लोगों का, भाई सब अच्छे थोड़ी होते हैं। कोई भरोसा नहीं है लोगों का, धोखा दे दिया तो उसकी गलती की वजह से मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। बात है, सही है कि नहीं? सही है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी का कांसेप्ट मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है, और हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, और इसीलिए एक की गलती की वजह से सबको सबको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है। आपको पता है, ये दोनों सबसे बड़े ड्रॉबैक थे पार्टनरशिप के केस में। तो हमने क्या किया, हमने इसको एलएलपी बना दी, एलएलपी बना दी। अब क्या बोला पता है? एलएलपी में भैया राजू, श्याम, रेंचो
माना तीनों पार्टनर्स हैं, लेकिन भैया पहली बात आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड मतलब अगर फर्म 5 करोड़ का लोन लेती है, तो वो सॉरी अगर एलएलपी 5 करोड़ का लोन लेती है, तो उस एलएलपी के लोन के लिए पार्टनर्स जो हैं पर्सनली लायबल नहीं होंगे। राजू को नहीं बोल सकते जा घर जा 5 करोड़ लेके आ, नहीं, ये तीनों की लायबिलिटी होगी लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना भी वो लोग गारंटी किए हैं, जितना भी वो लोग एग्री किए हैं कि हम इतना देंगे, अपने कैपिटल जितना ही वो लोग लायबल होंगे, उससे ज्यादा वो लोग लायबल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आया लिमिटेड लायबिलिटी का। दूसरा बेनिफिट आया कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब मैडम अगर राजू ने कांड किया तो सिर्फ राजू ही लात खाएगा, राजू की गलती की वजह से श्याम और रैंचो जो है लात नहीं खाएंगे। अगर रैंचो ने गड़बड़ी की तो रैंचो ने कांड किया तो रैंचो के कांड के लिए सिर्फ रैंचो ही लायबल होगा। रैंचो के कांड के लिए राजू श्याम रैंचो, ये क्या बोल दिया मैंने? अरे मैंने तो दो मूवी का मिक्स कर दिया। ठीक है, राजू फरहान और रैंचो था। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो रैंचो के कांड के लिए रैंचो ही लायबल होगा, राजू और फरहान लायबल नहीं होंगे। नहीं होंगे भैया। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है ये एलएलपी में नहीं है। समझ में आया? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एलएलपी का कि वैसे तो ये पार्टनरशिप ही है, वैसे तो ये पार्टनरशिप ही है, बट इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होगी मेंबर्स की। तो इसमें जो पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स थे वो हमने हटा दिए और कंपनी के जो अच्छे-अच्छे फीचर्स थे वो अपन ने मिला दिए। तो ये बन गया आपका एलएलपी। तो एलएलपी क्या है? कुछ नहीं, पार्टनरशिप ही है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मोस्टली आजकल ना जैसे ये तीनों सिस्टर्स इंस्टीट्यूट है ना, सीए, सीएस और सीएमए, ये तीनों सिस्टर्स इंस्टीट्यूट बोला जाता है, इनको सिस्टर कोर्सेज बोला जाता है, बहनें हैं तीनों। ठीक है, सीए, सीएस, सीएमए, मेरे दो तीन फ्रेंड्स हो तो तीनों कोर्स कर लिए हैं, सीए, सीएस, सीएमए। मैं उनको देख के ऐसे देखते रहती हूँ, बाप रे, कि तीनों एक साथ कर लिया, सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टर कोर्सेज बोला जाता है तीनों को, सीए, सीएस, सीएमए को। अब होता क्या है ना, जैसे मान के चलो कि प्रियांशी सीए है, मान के चलो मैं सीएस हूँ, और किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, सीएमए का बच्चा कौन है, दिशा, दिशा नहीं, अरे दीक्षा। हाँ, मान के चलो दीक्षा सीएमए है। ठीक है, प्रियांशी सीए है, मैं सीएस हूँ, दीक्षा सीएमए है। अब क्या हुआ, हमें एक ऐसी फर्म खोलनी है जहां हम लोग सीए की भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जहां हम लोग सीएस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और हम लोग सीएमए की भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तीनों का डोमेन अलग अलग होता है। हाँ, सीए का मेन टैक्सेशन अकाउंट्स में होता है, सीएस का लॉ में होता है, कंप्लायंस में, और सीएमए का कॉस्टिंग में होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हम लोग को एक ही पहले क्या होता था, जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसको सीए की भी सर्विस चाहिए, सीएस की भी सर्विस चाहिए, सीएमए की भी सर्विस चाहिए। एक बात बताओ, जो बड़े लेवल पे कंपनी है उसको तो तीनों की सर्विस लगेगी ना, सीए की भी सर्विस लगेगी, सीएस की भी सर्विस लगेगी, सीएमए की भी सर्विस लगेगी। तो उसको ना पहले अलग अलग जगह जाना पड़ता था। एक फर्म से उसने सीए की सर्विस हायर की, एक फर्म से उसने सीएस की सर्विस हायर की, एक फर्म से सीएमए की सर्विस हायर, और लॉयर की भी सर्विसेज लगती है, दूसरे फर्म से हमने लॉयर की सर्विस हायर की। अब आपको बताओ, आपको भिंडी लेना है, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, और कांदा लेना है। प्याज और कांदा एक ही होता है ना, कद्दू लेना है, और मैं आपको चारों चीज लेने के लिए अलग अलग मार्केट में भेजूं, अच्छा लगेगा? कि भैया इस मार्केट में जाओ, यहाँ से भिंडी मिलेगी, इस मार्केट में जाओ, यहाँ से कांदा मिलेगा, इस मार्केट में जाओ, यहाँ से आपको कद्दू मिलेगा। दिक्कत नहीं होगी? वो दिक्कत आ रही थी। जब एलएलपी का कंसेप्ट आया ना, तो क्या हुआ, लोगों को रिस्क कम लगने लगा। पहले पार्टनरशिप लोग प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि मैं सीएस हूँ, सीए है, सीएमए है, हम लोग तीनों पार्टनरशिप में एंटर करेंगे। अगर एक गलत साइन कर दिया, आपको पता है सीए सीएस की साइन की वैल्यू कितनी होती है? अगर एक गलत डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया ना, पूरा फाइन कंपनी का आपके ऊपर आ जाएगा, जेल भी हो सकती है। सही बता रही हूँ, जेल भी हो सकती है। अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनी के ऊपर पेनाल्टीज लगी है, सीएस के ऊपर भी लगी है, तो सीए सीएस के ऊपर भी लगी है। तो इसमें ना रिस्क बहुत होता है। साइन आप कोई डॉक्यूमेंट में करते हो तो यू मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, उसके बाद ही साइन करते हो। एक सीएस सीएस के साइन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अब अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया, मैंने फ्रॉड कर दिया, मैंने गलत डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया, मेरी वजह से प्रियांशी सीए जो है वो भी लायबल हो जाएगी, और जो दीक्षा सीएम है वो भी लायबल हो जाएगी। तो ये ना लोगों को बहुत रिस्क होता था, तो लोग पार्टनरशिप बनाते नहीं थे। बट ये चीज एक बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो गई है एलएलपी आने के बाद, क्योंकि एलएलपी में अब रिस्क नहीं है। अगर मैंने गलत साइन किया तो उसके लिए मैं ही लायबल होंगी, प्रियांशी और दीक्षा लायबल नहीं होंगे। समझ में आया? तो लोग ज्यादा एलएलपी बनाने लग गए, और आजकल के जमाने में इतनी सारी एलएलपी बन गई है जहां सीए सीएस सीएमए लॉयर सब मिलकर के एलएलपी बनाए हैं, ताकि एक ही जगह हम सारी सब्जियां बेच पाए।
ताकि क्लाइंट को 10 जगह नहीं जाना पड़े। तो हम एक ही फर्म के अंदर हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। भैया हमारे पास सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, लॉयर भी है। हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी सर्विस। तो ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के लिए भी बेनिफिशियल होता है और जो सीए, सीएस है उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। तो इसीलिए जो अपन प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, अपन को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर्स और एडवोकेट, अपन को सब प्रोफेशनल्स बोला जाता है। तो जितने प्रोफेशनल्स हैं ना, सबसे ज़्यादा एलएलपी बनाना प्रेफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड बिज़नेस व्हीकल कि हमें अगर पार्टनरशिप करना है, हम पार्टनरशिप नहीं बनाएँगे। आप देख लेना बहुत सारी सीए, सीएस आपके आस-पास में दिख जाएगी, रायपुर में दिख जाएगी बहुत सारी आपको सीए, सीएस की फर्म, जो पार्टनरशिप की जगह एलएलपी बना करके अपना प्रोफेशनल सर्विसेज़ कैरी आउट करते हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है इसमें कि अब आप फ्रीली एकदम एलएलपी बना सकते हो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। क्योंकि आजकल तो किसी का भी भरोसा नहीं रहता है, कोई कुछ भी कर दिया तो कोई भरोसा नहीं है बट लेकिन एलएलपी बना लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डर नहीं रहेगा आपको, प्रॉपर लीगल एंटिटी है। भले आपने किसी के साथ एलएलपी बना लिया, अब उसने कुछ गलत कांड कर दिया तो भैया वही लायबल होगा, आप उसके कांड के लिए लायबल नहीं होगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है किसका? एलएलपी का। चलो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपन बुक से इसको रीड ले लेते हैं एलएलपी का कांसेप्ट। सबसे पहले मीनिंग, एलएलपी क्या है? एक नया फॉर्म है ऑब्वियसली अभी-अभी तो आया है 2008 में। तो एलएलपी एक नया फॉर्म ऑफ बिज़नेस है विथ लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप के ही जैसा होता है बट इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है एंड इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिज़नेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट बट अलाउज अ पार्टनरशिप द फ्लेक्सिबिलिटी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। मतलब एक तो लिमिटेड लायबिलिटी की बेनिफिट तो है, उसके साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कंपनी के जैसा रिजिड नहीं है और लो कंप्लायंस कॉस्ट है। भैया पैसा कम लगता है। मैंने बताया ना कंपनी बनाने में बहुत खर्चा है, बट एलएलपी बनाने में उतना खर्चा नहीं है, तो थोड़ा कंप्लायंस कॉस्ट कम है। क्या एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द आंसर इज यस, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड व्हाइल द एलएलपी itself is liable for the full extent of the asset, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its asset, the liability of partners will be limited। मैंने बताया ना कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एलएलपी के असेट्स हैं, जो एलएलपी की लाइबिलिटीज है, उसके लिए एलएलपी ही लाइबल होगी। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एलएलपी अलग इंसान है और पार्टनर्स अलग इंसान है, दोनों सेम इंसान नहीं है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब एलएलपी अलग इंसान है, पार्टनर्स अलग इंसान है और एलएलपी के डेट्स के लिए, एलएलपी के उधार के लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, एलएलपी ही लायबल होगी। तो एलएलपी विल बी लायबल फॉर द एसेट्स ऑफ एलएलपी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। अब एलएलपी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म that gives the benefit of limited liability and the flexibility of partnership। तो यहाँ पर आपको एक बात बोल दिया गया कि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कि हमें पता है। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऊपर मैंने हाईलाइट कराया था ये वर्ड ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद gives you the benefit of limited liability of company and flexibility of partnership। दो बेनिफिट आपको मिलता है, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो इसमें ना दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर आपको बोल दिया एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म। आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाता है, 2 in 1 है ये, 2 in 1 है। आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिल जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म का भी बेनिफिट मिल जाता है। आपको एलएलपी में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिल जाता है और पार्टनरशिप फर्म का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से हाइब्रिड है। हाइब्रिड जब मतलब जब दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है ना तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जब दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो एलएलपी एक तरह का हाइब्रिड है बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। मेरे हिसाब से आपको एलएलपी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि एलएलपी क्या है। तो एलएलपी के बारे में अगर हम क्रक्स बताऊं, क्रक्स क्या है मैडम? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक नया फॉर्म है, हाँ नया फॉर्म है। क्या ये ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है? यस। क्या इसमें पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है? ज्यादा रिजिड कंप्लायंस नहीं होता है? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और एलएलपी ही लायबल होती है खुद अपने एसेट्स के लिए, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें अपन ने पढ़ी एलएलपी के बारे में, समझ में आया? अब बिफोर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस मैं बताऊं, अपना अपन ना हाथ के हाथ एलएलपी के फीचर्स कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एलएलपी के फीचर्स कहाँ गए भाई? ये रहे।
यहाँ पर आ जाओ, कौन से पेज में आ जाओ? 4.5, क्योंकि अभी-अभी जो मैं आपको समझाई हूँ वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में दी हुई है। तो हाथ के हाथ इसको कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, पेज नंबर 4.5 में आ जाओ। पेज नंबर 4.5 में आ जाओ। पेज नंबर 4.5 में आ जाओ। ठीक है, आ गए। अब यहाँ पर पेज नंबर 4.5 में ना आपको एलएलपी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। तो आपको बताऊँ, आधी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पार्टनरशिप की होगी, आधी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कंपनी की होगी। खत्म, कुछ नया बात नहीं है। देखो जैसे बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये वाला फीचर सेम कंपनी में भी था। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, ये कंपनी में भी था। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी में भी था। म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है। ठीक है, एलएलपी अग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप के जैसा है कि एलएलपी अग्रीमेंट होता है। जैसे आपको पता है, जैसे कंपनी के केस में एमओए होता है ना, एमओए पढ़ाया था मैंने बहुत डिटेल में। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो जिस तरह से कंपनी का एमओए होता है ना, उसी तरह पार्टनरशिप का क्या, एलएलपी का क्या होता है? एलएलपी का होता है एलएलपी अग्रीमेंट। क्या बोल दिया मैडम? मैंने ये बोल दिया कि जिस तरह से कंपनी का एमओए होता है, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, उसी तरह एलएलपी का होता है एलएलपी अग्रीमेंट। क्या एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? यस। क्या कॉमन सील होता है? यस। क्या लिमिटेड लायबिलिटी होता है? यस। ये सारे फीचर्स जो हैं, पता है, ये सारे फीचर्स ना सेम कंपनी के जैसे हैं, सेम कंपनी के जैसे, जैसे कंपनी में होता है वैसे। अब कुछ पार्टनरशिप के जैसा फीचर्स, पहला, मैनेजमेंट कौन करता है? खुद पार्टनर्स लोग करते हैं, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर में वो है क्या रिस्ट्रिक्शन? जी हाँ, बिल्कुल है। अभी मैं हम आपको बताएंगे। मिनिमम मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है यहाँ। बिजनेस और प्रॉफिट ओनली, अच्छा यहाँ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है क्या? यस, पार्टनर्स में। क्या कोर्ट गवर्नमेंट इंस्पेक्ट कर सकती है? वो हम पढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पॉइंट जब आएगा तभी बता दूंगी। क्या हम एलएलपी किसी दूसरी बॉडी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी को ई फाइल करने पड़ते हैं? यस। क्या फॉरेन एलएलपी बना सकते हैं? फॉरेन एलएलपी यानी ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है बट जो इंडिया में भी धंधा कर रही है, उसको फॉरेन एलएलपी बोलते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक-एक करके पढ़ने वाले हैं। ऊपर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर वाले 8 तो बहुत ईज़ी हैं, जो कि कंपनी के सेम फीचर्स हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कंपनी में पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं, कंपनी के फीचर को एलएलपी में कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो ये जो ऊपर वाले 8 है, ये तो बहुत ईज़ी है, तुरंत समझ में आ जाएँगे। तो आइए आइए यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर आ जाइए? फीचर्स में आ जाइए, एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। फीचर्स में आ जाओ, फीचर्स में आ जाओ, फीचर्स ऑफ एलएलपी, फीचर्स ऑफ एलएलपी, फीचर्स ऑफ एलएलपी। ओके, सबसे पहला, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या एलएलपी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है? द आंसर इज यस। अब बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन कहाँ है मैडम? एक सेक्शन है आपका, सेक्शन का नाम है सेक्शन 21D ऑफ एलएलपी एक्ट। वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड डिफाइंड है। आपको मैं बताऊं, आपके कोर्स में था क्या? बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है और यहाँ एलएलपी एक्ट में भी डिफाइंड है। दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है, बहुत ज्यादा ईस्ट वेस्ट नहीं है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो आपको मैं पढ़ाऊंगी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। तो क्या एलएलपी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? द आंसर इज यस। एलएलपी एक तरह की बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? जब आप किसी को बॉडी कॉर्पोरेट कब बोलते हो ना, जब प्रॉपर उसको एक अलग इंसान बनाया जाता है, एक अलग पर्सन बनाया जाता है उस बॉडी को किसी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करके। जैसे कंपनी बनाने का अलग प्रोसेस होता है ना, आप ऐसे कंपनी नहीं बना सकते। आपको कंपनी बनाने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है कंपनी को जन्म देने का। आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, कंपनी अप्रूव करती है, तो जाके कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन बनती है।
उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट यानी आप एक अलग इंसान बन चुके हो, आपकी अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपके पास परपेचुअल सक्सेशन है और लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उसको बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। जब आप किसी बॉडी को, किसी बिजनेस को एक अलग इंसान बनाते हो, एक अलग पर्सन बनाते हो बाय प्रॉपरली फॉलोइंग अ प्रोसीजर अंडर अ एक्ट, किसी एक्ट के अंदर, किसी कानून के अंदर जब आप किसी को लीगल स्टेटस देते हो, उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, क्योंकि एलएलपी को प्रॉपर एलएलपी एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है गवर्नमेंट की परमिशन लेके। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, क्यों? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट। हाँ, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, विच मीन्स यस एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन है, अगर एलएलपी के सारे पार्टनर्स मर भी जाएं, क्या बोल दिया मैंने, राजू श्याम रेंचो, 3 पार्टनर्स ने मिलकर एलएलपी बनाई कि 3 इडियट्स। अब राजू श्याम रेंचो तीनों मर जाते हैं, तीनों मर जाते हैं, क्या एलएलपी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं सर, नहीं। याद करो, पार्टनरशिप में अपन ने पढ़ा था कि अगर 3 पार्टनर्स है, राजू श्याम रेंचो, तीनों मर जाते हैं, तो पार्टनरशिप जो है वो अपने आप खत्म हो जाती है। क्या बोल दिया मैडम? पार्टनरशिप जो है अपने आप खत्म हो जाती है। बट अगर एलएलपी की बात करें, तो एलएलपी के केस में भले तीनों पार्टनर्स मर जाए, एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है। माँ बाप के मर जाने से बच्चा नहीं मर जाता अपने आप, बच्चा एक अलग इंसान है भैया, वो जिएगा। तो एलएलपी एक अलग इंसान है, एलएलपी अपने आप नहीं मर जाएगा, एलएलपी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एलएलपी को बंद करना है, तो प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप एलएलपी को बंद कर सकते हैं, लॉ को फॉलो करके। बट पार्टनर्स के मर जाने से एलएलपी नहीं मर जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी। एक सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट। वो क्या बोलता है कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज अ लीगल एंटिटी। सेम बात फिर से लिख दी, तो इसी के साथ अपना पहला पॉइंट होता है कंप्लीट। दूसरा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स आए चाहे जाए, पार्टनर्स आए चाहे जाए भैया, उनके एग्जिस्टेंस से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलएलपी कैन कंटिन्यू its existence irrespective of the change in partners. Death, insanity, retirement, insolvency of partners have no impact in the existence of LLP. भले सारे पार्टनर्स मर जाएं, पगले हो जाएं, रिटायर हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये हो गया आपका परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलएलपी अपने आप में कंपनी की तरह एक सेपरेट पर्सन बन जाती है, जो कि अलग इंसान है, पार्टनर्स अलग इंसान है, दोनों सेम नहीं है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, याद करो, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ना, पार्टनरशिप फर्म में अपन ने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म की अपने आप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फर्म एंड द पार्टनरशिप सॉरी partners and the partnership firm are same person. On the contrary, LLP is a separate legal person. उसके अलग assets liabilities होते हैं, partners के अलग assets liabilities होते हैं। तो LLP is a separate legal entity, is liable to the full extent of its asset, but liable to the liability to partners is limited to their agreed contribution in the LLP. In other words, creator of LLP shall be the creators of LLP. Creditors of LLP, sorry, creditors ना, creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone. इसका क्या मतलब है मैडम? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर ये है एलएलपी, इसके 3 पार्टनर्स हैं, रेंचो, फरहान और राजू। अब एलएलपी ने एसबीआई से 5 करोड़ का लोन ले लिया। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को कि एसबीआई एलएलपी ने एसबीआई से 5 करोड़ का लोन ले लिया, तो एलएलपी के लिए एसबीआई कौन बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर, तो ये किसका क्रेडिटर है? ये एलएलपी का क्रेडिटर है। एलएलपी को पैसे देने हैं, 5 करोड़ वापस करने हैं। किसका क्रेडिटर? एलएलपी का। क्या ये माना जाएगा कि रेंचो, फरहान और राजू का क्रेडिटर है? नहीं भैया, रेंचो, फरहान, राजू की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अगर एलएलपी ने 5 करोड़ का लोन लिया है, तो वो 5 करोड़ का लोन एलएलपी का ही है। पार्टनर्स विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर दिस। यानी कि अगर कोई बंदा क्रेडिटर ऑफ एलएलपी है, एलएलपी के ऊपर उधारी है, तो वो एलएलपी की ही उधारी है, पार्टनर्स की उधारी नहीं है वो। तो ये जो एसबीआई है, ये रेंचो, फरहान, राजू का क्रेडिटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का क्रेडिटर है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है
ओके, क्रेडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ एलएलपी अलोन एंड नॉट द पार्टनर। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, याद है मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है म्यूचुअल एजेंसी का, कि सड़क पे लात थूका है फिर पर गलती मेरी हो, मेरी गलती की वजह से लात तू खा रहा है। ऐसा एलएलपी में नहीं है। एलएलपी में जिसकी गलती वही भुगतेगा, कोई दूसरा किसी और की गलती के लिए नहीं भुगतेगा। ये बात लिखी हुई है म्यूचुअल एजेंसी में। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इनडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब किसी दूसरे की गलती के लिए कोई और लायबल नहीं होगा। द इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड, शील्डेड यानी प्रोटेक्टेड, शील्डेड वो है ना कैप्टन अमेरिका का शील्ड, वैसा द इंडिविजुअल पार्टनर्स इज शील्डेड फ्रॉम joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. In other words, all partner will be the agent of LLP alone. No one can bind the other partner. बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बहुत ज्यादा अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये लास्ट वाली दोनों, इसको तो हाईलाइट कर ही लो। क्या लिखा हुआ है मैडम, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि पार्टनर जो है वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है। यानी कि ये वाला जो अपना एग्जांपल था, इसमें जो रैंचो है ये एलएलपी का एजेंट है, फरहान जो है वो एलएलपी का एजेंट है, राजू जो है वो एलएलपी का एजेंट है। बट क्या रैंचो फरहान और राजू का एजेंट है? क्या फरहान रैंचो और राजू का एजेंट है? क्या राजू फ्रेंचो बोलने वाली थी मैं, फरहान और रेंचो का एजेंट है? द आंसर इज नो। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। यानी कि अगर फरहान ने कोई कांड कर दिया, गलत काम कर दिया, तो उसके कांडों के लिए, उसके गलत काम के लिए फरहान ही लायबल होगा, रेंचो और राजू लायबल नहीं होंगे। इसलिए म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट, माँ का कंसेप्ट जो पार्टनरशिप में होता है वो यहाँ एक्सिस्ट नहीं करता है। माँ का कंसेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट जो पार्टनरशिप में होता है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई? हाँ मैडम समझ में आ गई। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, दे आर नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, एंड दैट इज व्हाई नो पार्टनर, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मैं अपने काम के लिए किसी और को बाइंड नहीं कर सकती, किसी दूसरे पार्टनर को लायबल नहीं ठहरा सकती। मेरी पार्टनर प्रियांशी है तो मैं अपने कांड के लिए प्रियांशी को लायबल नहीं ठहरा सकती, मेरे कांड के लिए मैं ही लायबल होंगी भैया। तो नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद एलएलपी अग्रीमेंट, ऑब्वियसली अगर तीन लोग आपस में पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं, तो वो तीनों को आपस में अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है, और वो लोग जो आपस में जो उनके राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं वो लोग एलएलपी अग्रीमेंट में लिख देते हैं। अगर एलएलपी अग्रीमेंट में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखा तो जो शेड्यूल 1 में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी थी वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो भी चीजें डिसाइड की जाती है, जैसे कि किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसको सैलरी भी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, और और पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या होगा, सॉरी एलएलपी का नाम क्या होगा, एलएलपी का एड्रेस क्या होगा, सारी चीजें, एवरीथिंग, म्यूचुअल राइट्स लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज रिटन इन एलएलपी अग्रीमेंट। यस श्रेया, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस किया है। हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन श्रेया पूछ रही है। मैम अग्रीमेंट रिटर्न में होना इंपॉर्टेंट है, ओरल भी हो सकता है। तो देखो, अगर हम बात करें, देखो पार्टनरशिप के केस में कौन सा होता है, पार्टनरशिप के केस में होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। और एलएलपी के केस में होता है आपका एलएलपी अग्रीमेंट।
पार्टनरशिप के केस में होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एलएलपी के केस में होता है एलएलपी अग्रीमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ये रिटर्न में होता है, रिटर्न में जरूरी है कि ओरल हो सकता है? तो याद करो, जब अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो वहां अपन ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर ये रिटर्न में होता है तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। याद आया क्या? याद आया? अगर ये रिटर्न में होता है तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया, आप चाहो तो ओरल कर लो, आप चाहो तो रिटर्न कर लो। नॉट नेसेसरी रिटर्न में ही होना चाहिए। हाँ, अगर रिटर्न में नहीं होगा ना तो कुछ ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर रिटर्न एंड रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कुछ ड्रॉबैक्स है, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। वो अपन ने पढ़े थे ना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपने अगर लिख करके रजिस्टर नहीं कराया तो कुछ ड्रॉबैक्स है जो आपको फेस करने पड़ेंगे, बट कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होता है वो आप ओरल भी बना सकते हो, रिटर्न भी बना सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी टू हैव रिटर्न। बट अगर एलएलपी की बात करें, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हर आपको एलएलपी बनाना है ना, आप आरओसी के पास जाओगे, आरओसी आरओसी मेरे को विजय और दीप्ति को मिलकर के ना एक एलएलपी बनानी है। हम तीनों, श्रेया, विजय, दीप्ति, तीनों मिलकर के एक एलएलपी बनानी है। तो आरओसी बोलेगा अच्छा अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आपका एलएलपी अग्रीमेंट दिखाओ। तो फिर आप बोलोगे सर वो तो नहीं बनाया। तो आरओसी आपको बोलेगी 30 दिन के अंदर बना के दे देना वरना एलएलपी बंद कर दूंगा। तो आपको आरओसी अलाउ ही नहीं करेगी एलएलपी बनाना जब तक आप एलएलपी अग्रीमेंट लिख करके आरओसी को सबमिट नहीं करोगे। तो एलएलपी के केस में एलएलपी अग्रीमेंट लिखित में होना जरूरी है, रिटर्न में होना जरूरी है, और सिर्फ रिटर्न ही नहीं, आरओसी को सबमिट भी करना जरूरी है। ठीक है, आरओसी को सबमिट भी करना जरूरी है। तो एलएलपी के केस में जरूरी है। मैम अग्रीमेंट अच्छा हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो हर चीज रिटर्न में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कमर्शियली ना अगर कोई चीज रिटर्न में नहीं होती है ना तो देयर आर लिटिगेशंस, डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं। वो बोलता है मैंने ये बोला था, वो बोलता है मैंने ये बोला था। तो भैया कमर्शियली, कमर्शियली क्या कोई भी चीज हो ना, हर चीज लिखित में ले लो, हर चीज लिखित में ले लो, नहीं तो बाद में डिस्प्यूट्स हो ही जाता है। ठीक है, कि सामने वाला अपनी बात से मुकर जाता है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। वैसी वाली बात है। कमर्शियली व्हेन यू डू एनी ट्रांजैक्शन और डील विद एनी पर्सन, इट्स बेटर टू टेक एवरीथिंग इन रिटर्न। सो पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करें तो उसको रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है, बट एलएलपी अग्रीमेंट की बात करें तो उसको रिटर्न में होना कंपलसरी है। ठीक है श्रेया? ओके, ठीक है। गुड डाउट, नाइस डाउट। तो अब एलएलपी अग्रीमेंट में आ जाते हैं। आप आपस में जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में अग्रीमेंट में एंटर करते हैं एलएलपी बनाने के लिए, और उसको बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में वो लोग आपस में सबकी म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज क्या क्या होंगी वो लिखते हैं, और आरओसी को हमें इसको सबमिट करना होता है, यानी आरओसी के पास रजिस्टर करना होता है इसे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद इन द एलएलपी आर गवर्न बाय अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स की, वो हम अग्रीमेंट में लिख देते हैं, अग्रीमेंट के द्वारा गवर्न होते हैं। एलएलपी एक्ट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइस द अग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। अच्छा, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए? द आंसर इज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एलएलपी एग्रीमेंट अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जहां तुझे आजादी तेरे ढंग से जीने की, तेरे ढंग से एलएलपी एग्रीमेंट बनाने की। बट कंपनी के केस में याद है कितना रेस्ट्रिक्शन था कि एमओए में बस ये 6 क्लॉज होंगे, मतलब ये 6 क्लॉज होंगे, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एओए में ये सारी चीजें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, टेबल ऐप अडॉप्ट हो जाएगा। काफी रिस्ट्रिक्शन था नहीं कंपनीज में कि एमओए ऐसा ही होना चाहिए, एओए ऐसा ही होना चाहिए। तो कंपनी के केस में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बट पार्टनरशिप के केस में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। पार्टनर्स चाहे तो वो लोग अपने हिसाब से कैसा भी अग्रीमेंट बना सकते हैं, बट अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज कौन से एप्लीकेबल हो जाएंगे? एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग। और मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में, अगर आपको याद आएगा तो यहाँ लिखा है कि अगर अग्रीमेंट में आपने, अगर एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट हुआ, एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अगर आपने कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं बताई हैं, तो ये वाली जो शेड्यूल 1 की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ये एप्लीकेबल
हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बधाई हो जी, बधाई हो। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो फिर से रिपीट बात हो जा रही है, फुद्दू बात, ठीक है, कि एलएलपी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा मेरे को चैट बॉक्स में डाल देना या अनम्यूट करके पूछना, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी क्या है, अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट इज क्लोथ्ड विद ऑल द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. It can do everything which a natural person can do, except of course that it cannot send to jail, cannot take oath, cannot marry or get divorced. क्या बकवास बात लिखी हुई है. Nor can it be practice a learned profession like a CA or medicine. LLP is invisible, intangible, immutable, immortal. Uh, it can be dissolved by law alone but not fictitious because it really exists. अच्छा, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में ध्यान दो. क्या एलएलपी फिक्टिशियस है? फिक्टिशियस यानी काल्पनिक. काल्पनिक यानी जो सिर्फ इमेजिनेटिव है, रियल लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करता है. वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट क्या है? फिक्टिशियस, काल्पनिक है. वो जेके रॉलिंग की कल्पना है कि वोल्डेमॉर्ट नाम का एक विलन है. क्या वो रियल में एक्सिस्ट करता है? नहीं, तो वो फिक्टिशियस है. थेनोस, थेनोस क्या है? फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, काल्पनिक. It's not real, it's not real, it's not in reality, it's only in imagination. तो क्या एलएलपी फिक्टिशियस है? ऑब्वियसली नहीं, रियल में एग्जिस्ट करता है एलएलपी. भैया एलएलपी नाम की प्रॉपर बॉडी है, तो इट इज नॉट फिक्टिशियस बट इट इज इंटेंजिबल. आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट देयर एक्सिस्ट एलएलपी. सो इट इज इंटेंजिबल बट इट इज नॉट फिक्टिशियस. इंटेंजिबल और फिक्टिशियस का मतलब अलग अलग होता है. फिक्टिशियस मतलब जो एक्चुअल में एक्सिस्ट नहीं करती है, सिर्फ इमेजिनेशन में एक्सिस्ट करती है, काल्पनिक हिंदी में बोला जाए तो. सो एलएलपी इज इंटेंजिबल, यस एलएलपी इज इंटेंजिबल, एलएलपी इज इंटेंजिबल, बट इज इट फिक्टिशियस? नो, इट इज नॉट फिक्टिशियस. तो एलएलपी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो सारे काम कर सकता है, बट हाँ ऑब्वियसली सांस नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है. तो शादी कर सकता है क्या? नहीं, शादी नहीं कर सकता. एलएलपी शादी नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कर सकते आपकी एलएलपी की शादी करा दो, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉमन सील. अच्छा, एलएलपी के हाथ है क्या? एलएलपी के हाथ तो नहीं है, तो क्या एलएलपी साइन कर सकता है? नहीं मैडम, साइन तो नहीं कर सकता. तो उस केस में ना एलएलपी का ठप्पा होता है, जिसको हम लोग कॉमन सील बोलते हैं. जैसे ब्लू इंक में दबा के ऐसे अपन पेपर्स में लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं ठप्पा, कॉमन सील. तो एलएलपी का क्या है, क्योंकि एलएलपी के हाथ नहीं है साइन करने के लिए, इसलिए एलएलपी का कॉमन सील होता है, जो हम लोग एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं. अच्छा, एलएलपी को कंपलसरी है क्या कॉमन सील होना? द आंसर इज नो. याद करो, मैंने आपको कंपनीज में पढ़ाया था कि इवन कंपनीज को भी ठप्पा होना कंपलसरी नहीं होता है. तो इवन कंपनीज को और एलएलपीज दोनों को, कंपनी एलएलपी दोनों को कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है. उनके ऊपर ऑप्शन है, वो लोग चाहे तो अपना ठप्पा बनवा सकते हैं. तो क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एजेंट के थ्रू एक्ट करती है, तो उसको ऑप्शनल है, वो चाहे तो इट मे हैव कॉमन सील. मे यानी कि ऑप्शनल, मे लिखा है, मे. इट शुड नहीं लिखा है. शुड लिखा रहता मतलब होना चाहिए. शैल लिखा होता मतलब कंपलसरी है, बट लिखा है मे यानी ऑप्शनल है. इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, वो चाहे तो हो सकता है. इट इज मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव कॉमन, इट इज नॉट मैंडेटरी. उसी चीज को फिर से लिख दिया कि मैंडेटरी नहीं है. इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. कस्टडी यानी कौन संभाल के रखेगा उसको, किसके निगरानी के अंदर रहेगा? जो भी बंदा ऑफिशियल होगा, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाई जाएगी, वो उसको संभाल के रखेगा. और अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एलएलपी का ठप्पा लगा रहे हैं, तो ऐसे चोरी छुपे नहीं लगाएंगे. जब भी हम लोग एलएलपी का ठप्पा किसी डॉक्यूमेंट में लगाएंगे ना, तो वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में लगेगा, और वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का साइन भी होना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? तो चिंता मत करो, अभी बताऊंगी 2 मिनट में कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एक बात बोल दी गई कि इट शैल अफिक्स, अफिक्स यानी ठप्पा जो लगाते हैं, अफिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जब भी किसी डॉक्यूमेंट में ठप्पा लगाया जाएगा, तो वो अकेले में नहीं लगाया जाएगा, कम से कम 2 डीपी के सामने लगाया जाएगा. 2 डीपी के सामने यानी वो दोनों डीपी साइन करेंगे विटनेस के तौर पे कि हाँ हमारे सामने ये ठप्पा लगाया गया है. उसके बाद एलएलपी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. भैया ये तो सबसे मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से लोग एलएलपी बनाते हैं, कि क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर है एलएलपी के केस में. एवरी पार्टनर की जो है लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है. क्यों?
क्योंकि एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। हर पार्टनर जो होता है एलएलपी का तो एजेंट होता है बट दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना भी वो लोग अग्री किए हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। पर्सनली वो लोग कुछ भी लाइबल नहीं होंगे एलएलपी के डेट्स को रीपे करने के लिए। सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल, इंटेंजिबल और बोथ। अब वो कंट्रीब्यूशन हम चाहे तो कैश में भी ला सकते हैं, चाहे तो कैश नहीं ला करके मैंने कुछ सामान ला दिया, मैंने अपना गुडविल दे दिया, तो वो कंट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है। जो आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो फर्म के लिए वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। मैं 2 करोड़ का अपना गुडविल दे रही हूँ तो वो भी माना जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। पार्टनर्स जो है वो उन्होंने जितना अग्री किया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही वो लोग लायबल होंगे, उससे ज्यादा वो लोग लायबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि द प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। कौन होते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स? सीए लोग होते हैं, आप लोग होते हैं सीए अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। आर अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस ड्यू टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही वाली बात समझाई थी कि पहले ना लोग पार्टनरशिप में आना कम प्रेफर करते थे क्योंकि रिस्क रहता था ना, किसी का भरोसा नहीं कर सकते, अगर उसने कांड कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। Hence, LLP Partnership Act provides LLP Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firm which restrict their liability of agreed amount and this has encouraged professionals to form LLP। मैंने बताया था ना जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो भी सर्विसेज देते हैं सब LLP बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट कौन करता है? अलग से मैनेजमेंट करने के लिए डीपीज अपॉइंट किया जाता है। डीपी यानी डीपी 28 नहीं, ठीक है, पबजी की गन नो। डीपी यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी यानी ना ही डिस्प्ले पिक्चर ना ही दीपिका पादुकोण। डीपी यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं। बेसिकली एलएलपी के केस में ना एलएलपी का मैनेजमेंट करने के लिए डीपीज अपॉइंट किया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अभी चिंता मत करो, डीपी का पूरा टॉपिक है, बहुत डिटेल में डीपी पढ़ाऊंगी। The partner in the LLP are entitled to manage the business, but only the designated partner are responsible for legal compliances। कहीं भी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स में कहीं साइन करना होता है, कहीं लीगली जो लाइबल होते हैं ना, जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं काम करने के लिए, साइन करने के लिए, वो होता है डीपीज। और वैसे मैनेजमेंट तो सभी करते हैं, पार्टनर्स भी करते हैं, डीपी भी करते हैं, बट मेन जो बंदा लाइबल होता है मैनेजमेंट के लिए लीगल कोर्ट के सामने जिसका साइन होता है डॉक्यूमेंट में वो होता है डीपी। मोस्टली साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? साइनिंग अथॉरिटी डीपीज के पास होती है। तो पार्टनरशिप का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है कौन साइन करता है? डीपीज उसको साइन करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद सारे पॉइंट्स हो गए ऊपर वाले। यस, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है? अब देखो क्योंकि ये एक लीगल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई मैक्सिमम पार्टनरशिप की लिमिट नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में क्या लिमिट थी? किसी को याद है क्या मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? किसी को याद है? मान जाऊंगी मैं अगर याद होगा तो। ठीक है, मान जाएंगे अगर याद होगा तो। किसी को याद है पार्टनरशिप फॉर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं? चैलेंज, चैलेंज। किसी को याद है? वेरी गुड प्रियांशी, 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको मिनिमम मैक्सिमम बोला गया है कि एवरी एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अब आपको एक बात बताऊं, एक डीपी का भी कंसेप्ट होता है। चिंता मत करो, डीपी क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना समझो कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं और 2 डीपी होते हैं। 2 डीपी होते हैं, इतना समझ लो। मिनिमम यहाँ पर ऐसे लिख लो, मिनिमम, मिनिमम 2 पार्टनर और 2 डीपी, और लिख लो मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट। तो ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर्स। मिनिमम कितने होंगे? 2 पार्टनर्स और 2 डीपी। मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम अनलिमिटेड
हो जाएंगे। उसके बाद बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, क्या आप चैरिटी करने के लिए एलएलपी बना सकते हो? द आंसर इज नो। क्या आप चैरिटी करने के लिए कंपनी बना सकते हो? नॉर्मल कंपनी तो नहीं बना सकते, उसके लिए एक अलग से आपको ऑप्शन दिया गया, आप सेक्शन 8 कंपनी बना लो। तो अगर आपको चैरिटी करने के लिए कंपनी बनाना है तो अलग से ऑप्शन दे दिया गया, सेक्शन 8 कंपनी बना लो। क्या आप चैरिटी करने के लिए एलएलपी बना सकते हो? द आंसर इज नो। आप एलएलपी बना रहे हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए एलएलपी बनाओ, अदरवाइज आप चैरिटी करने के लिए एलएलपी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि एलएलपी आप बनाते हो लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपने एलएलपी चैरिटेबल पर्पस के लिए आप नहीं बना सकते। चैरिटेबल या नॉन इकोनॉमिक, जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए एलएलपी बनाते हो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक पर्पस, बट आप नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए यानी कि चैरिटी वैरिटी करने के लिए एलएलपी नहीं बना सकते। दूसरा, क्योंकि एलएलपी एक लीगल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन करने का। तो यहाँ पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर कुछ गड़बड़ लगी, अगर लगा दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो, तो क्या दरवाजा तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर एलएलपी प्रॉपर बॉडी है जो कि एमसी के द्वारा रेगुलेटेड है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगा कुछ गड़बड़ी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जांच पड़ताल करने आ सकती है, इन्वेस्टिगेट करने का पावर है उसके पास टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी बाय अपॉइंटिंग कंपीटेंट अथॉरिटी। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक टॉपिक होता है, इसके अंदर ना बेसिकली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर आ जाता है मर्जर अमेलगमेशन। अगर दो कंपनी मर्ज हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है, दोनों कंपनी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके मर्ज करती है। तो जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई तो उसको बोला जाएगा ये लोग दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो टर्म्स होते हैं ना लीगल, आप लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बहुत डिटेल में इंटर में पढ़ने वाले हो। तो जब कोई दो कंपनी मर्ज करती है, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज कर गई, ठीक है, कोई कंपनी मर्ज करती है या अमेलगमेट होती है या कोई कंपनी अलग होती है, डीमर्ज होती है, जैसे हीरो होंडा पहले एक थी, फिर अलग अलग हो गई, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। तो जब कोई कंपनी डीमर्ज होती है या मर्ज होती है तो उसके लिए कॉमन टर्म यूज किया जाता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो क्या दो एलएलपी मर्ज हो सकती है? द आंसर इज यस। यस, एलएलपी का मर्जर अमेलगमेशन हो सकता है, उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं एलएलपी एक्ट में। तो क्या एलएलपी का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है? द आंसर इज यस, एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर अमेलगमेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एक्ट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एलएलपी एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्या आप एक फर्म को या प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? अभी मैंने बताया यस, फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। कैसे? प्रोसेस क्या है? शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 में प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग प्लीज लिख लो कि लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड कंपनी, लिख लो आप लोग, लिस्टेड कंपनी cannot be converted into LLP। यहाँ पर प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो यहाँ पर इस पॉइंट में कि एक फर्म को एक प्राइवेट कंपनी को और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एक लिस्टेड कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एलएलपी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं क्या? द आंसर इज यस, एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड to delivered under the act and rules made thereunder shall be filed in the computer readable electronic form which is mostly PDF ऑन इट्स वेबसाइट www। देखो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, जो अभी वेबसाइट में लेके गई थी ना मैं आपको, www.mc.gov.in, वही वाला। एंड इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय पार्टनर्स और डीपी ऑफ द एलएलपी, द यूज बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। आपको पता है आपको जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता है ना तो आप क्या फिजिकल प्रिंट आउट निकाल के फिर साइन करोगे, फिर पीडीएफ खींच के अपलोड करोगे? द आंसर इज नो। एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जिसमें आप पीडीएफ को इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू ही साइन कर सकते हो। आपको अ, आपको फिजिकल क्या बोलते हैं, फिजिकल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल प्रिंट करने की, फिजिकल साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या एलएलपी प्रॉपरली रेगुलेटेड होती है? द आंसर इज यस, एमसी के द्वारा प्रॉपर रेगुलेटेड होती है। आपको एलएलपी बनाने के लिए हर साल एलएलपी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको आरओसी को सबमिट करने होते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में। कैसे? एमसीए की वेबसाइट में जाके। मैंने बताया था ना एलएलपी ई फाइलिंग, एलएलपी ई फाइलिंग दिखाया था ना आपको वेबसाइट में, वहां पर जाके आप एलएलपी का फॉर्म्स फाइल कर सकते हो गवर्नमेंट को। और फॉर्म फाइल करने से पहले ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे मुंह उठा के सबमिट नहीं कर दोगे, वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए। मोस्टली डीपी का साइन लगता है, कहीं कहीं पार्टनर्स भी साइन कर सकते हैं,
अगर ऑथराइज्ड है तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है ना, साइन करना पड़ता है। ऑथेंटिकेट यानी वैलिडेट करना। जब हम किसी डॉक्यूमेंट में साइन कर देते हैं ना, तो हम उसको वैलिडेट कर देते हैं कि हाँ, ये सही डॉक्यूमेंट है। तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। पहले पार्टनर्स या डीपी करते हैं, कैसे? साइन करके, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल साइन करके, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी पीडीएफ फॉर्म में एमसीए की वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। इस तरह से एलएलपी के फॉर्म फाइलिंग्स होते हैं। लास्ट पॉइंट, क्या फॉरेन एलएलपी इंडिया में आ सकती है? द आंसर इज यस। फॉरेन एलएलपी यानी जैसे फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट था ना, मैंने वहां पढ़ाया था कि फॉरेन कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बट वो इंडिया में भी अपना धंधा कर रही है। सिमिलरली फॉरेन एलएलपी यानी ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, बट वो इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है। तो फॉरेन एलएलपी कहाँ दिया हुआ है, कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2(1)(m) में डिफाइंड है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी यानी कि ऐसी एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर। इनकॉर्पोरेट यानी पैदा कहाँ हुई है? पैदा हुई है इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर पैदा नहीं हुई है, वो बाहर की ही है, लेकिन इंडिया में भी अपना धंधा कर रही है। हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी अपना धंधा कर रही है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन एलएलपी। सेम जैसा फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा था, वैसा यहाँ भी है कि फॉरेन एलएलपी यानी कि ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, बट इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है। उसके बाद एक छोटी सी बात लिखी हुई है, क्या फॉरेन एलएलपी इंडिया के एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती भैया, एक बात बताओ। क्या फॉरेन एलएलपी एक लीगल पर्सन है? ऑब्वियसली है, लीगल पर्सन है, हाँ। तो क्या वो पार्टनर नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। वो किसी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बनना चाहती है, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉरेन एलएलपी एक लीगल पर्सन है। तो एक पर्सन क्या दूसरे एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? ऑब्वियसली यस। तो एक फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी की पार्टनर बन सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फीचर्स ऑफ एलएलपी। फीचर्स ऑफ एलएलपी, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बहुत ज्यादा इजी है, बेसिकली अपने फीचर्स में ही एडवांटेज कवर हो गया है। पहला, इजी टू फॉर्म है क्या? हाँ। कंपनी जितना मुश्किल नहीं है, पैसे भी कम लगते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। अब और सबसे ज्यादा मेन फीचर क्या होता है? क्या डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है? नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल लॉ प्रोसीजर वगैरह अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जैसे कंपनी के केस में होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्या? हाँ। क्या पार्टनर्स अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं अग्रीमेंट में? बिल्कुल, वो लोग अपने अग्रीमेंट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। तो इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। आप जो आपस में एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एलएलपी कैरी आउट होती है। इजी टू डिसॉल्व, डिसॉल्व यानी बंद करना। जिस तरह से इजी टू फॉर्म होती है, उसी तरह इजी टू डिसॉल्व होती है। कंपनी को बंद करने का ना बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर आपको कंपनी बंद करना होगा ना, एनसीएलटी 10 सवाल पूछेगी, 10 सवाल पूछेगी, उसके बाद भी आपको अलाउ नहीं करेगी कंपनी बंद करने। बट एलएलपी बंद करना कंपेरेटिवली इजी प्रोसीजर है। कंपनी बनाना बंद करना बहुत हेडेक है, बहुत हेडेक। कंपेरेटिवली एलएलपी बनाना और डिसॉल्व करना बहुत इजी प्रोसीजर है, कंपनी के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो ये एडवांटेजेस बेसिकली अपने एलएलपी के बारे में जब अपन ने पढ़ा था, तो ऑलरेडी अपने एडवांटेजेस भी कवर हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने किया। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आज थोड़ा कम पढ़े हैं। कल अपन कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और कल हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास हो, बट बीच में मैं आपको ब्रेक दे दूंगी। अगर कल कल आप लोग क्या है कि विपुल सर की क्लास नहीं रहेगी ना, उनकी शायद सीएमए वालों की क्लास रहेगी। उनकी शायद सीएमए वालों की क्लास रहेगी ना, तो आई गेस आप बट बहुत लंबा नहीं रहेगा। 2 घंटा, 2-2 घंटे का 2 स्लॉट रख लेंगे, या फिर 2 ढाई घंटे का। बीच में आपको आधी घंटा का ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट या लंच ब्रेक करने के लिए, जो भी। अ, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा एलएलपी के बारे में कुछ बेसिक चीजें। एलएलपी के बारे में पढ़ा, एलएलपी कब आया, कैसे आया, क्यों आया, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एलएलपी, डेफिनेशंस कल करेंगे। उसके बाद अपन ने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी एंड देन एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। बहुत इजी टॉपिक्स के। प्लीज 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 रिवाइज करके आना, बिना रिवाइज किए मत आना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज जो पढ़े हैं उसको हार्डली 15 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो। बिना रिवाइज किए मत आना, रिवाइज करके आना। परसों से अपन रिवीजन चालू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो यूनिट 1 एक बार रिवाइज कर लेना। यूनिट 1 रिवाइज करके यूनिट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यूनिट 1 रिवाइज करके यूनिट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। परसों अपना यूनिट 1 का रिवीजन होगा। ठीक है। अ, कल की क्लास होगी 11 बजे, 11 से 12 1। फिर आधी घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, लंच ब्रेक। ठीक है। फिर उसके बाद आपका रहेगा, समझ लो, 2 से
4 चलेगा? कि कि 1 दिन एक्सटेंड कर लें और 1 कम कर दें? या फिर एक काम करते हैं 10 बजे कर लेते हैं इसको? नहीं 11 बजे ही ठीक है। 11 से 1:30 कर लेते हैं, फिर 2 से 3 कर लेंगे या 11 से 1 एंड देन 1:30 टू 2:30 फिर ठीक है? 1:30 टू 2:30 या मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3 11 से 3 जिसमें आपको बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक मिल जाएगा। हाफ एन आवर का ब्रेक। इज़ दिस फाइन? 3.5 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, चलेगा? चलो ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। प्लीज़ रिवाइज़ करके आना, कल अपन एलएलपी का मेजर पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने का। परसों से कॉन्ट्रैक्ट टेक का रिवीजन चालू होगा, तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट टेक का रिवीजन स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो कॉन्ट्रैक्ट टेक की, ठीक है? आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय-बाय।